प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एजुकेटेड बिहार 10th चैनल पर। तो आप सभी को आज मैं पढ़ाने वाला हूं जो कि है हिंदी का पहला चैप्टर, गद्य खंड का पहला चैप्टर जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध है। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे लेखक परिचय। तो लेखक परिचय पढ़ाने से पहले लेखक परिचय पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है निबंध पढ़ाएंगे। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने कुछ लाइन लेकर आया हूँ। कुछ लाइन है, उसको आप लोग सुनिएगा जरा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या है लाइन? कि कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कामया काम का सॉरी प्यारे बच्चों, मैं फिर से सुनाने जा रहा हूँ, गलती हो गया थोड़ा। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कामी कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखना है, सपने देखना ही है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। अगर बनना ही है, अगर बनाना है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए तो लोग हैं ना। तो प्यारे बच्चों, यही कुछ लाइन था जो कि आप लोग सुनकर अच्छा लगा होगा। तो अब आगे हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन जो कि हम लेखक परिचय देखेंगे। ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। आपको क्या करना है, सबसे पहले एगो कॉपी ले लीजिए, एगो कलम ले लीजिए, ठीक है। और मोबाइल को एकदम सामने रख दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वैसे वैसे आपको कॉपी में नोट करते जाना है। तो सबसे पहले जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, चैप्टर का लेखक परिचय बताने वाले हैं, जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है, आप लोग हेडिंग डालिए लेखक परिचय ऊपर में, फिर लिखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या लिखिएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके बाद यहाँ पे निबंध लिख लीजिएगा हेडिंग में, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लेखक परिचय। तो सबसे पहले लेखक का नाम जानेंगे। तो लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब इनके बारे में हम कुछ कुछ जो है बात बताने वाले हैं। क्या होता था कि ये जो है ना दलित जाति से आते हैं। कौन सी जाति से आते हैं? दलित जाति से आते हैं, जिसे हम लोग डोम या तो क्या कहते हैं, डोम या चमार कहा जाता है, वही समझिए, है कि नहीं। तो बहुत ही निचले जाति से आते बिलोंग करते थे। तो ये जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो इसको क्लासरूम में कोई बैठने नहीं देता था, क्योंकि उस समय छुआछूत की भावना था, छुआछूत की भावना था। अब भी है, लेकिन अब उतना नहीं है। अब के नए जनरेशन में लोग शिक्षित हो चुके हैं, अब उतना छुआछूत नहीं मानते हैं। अब तो लोग अलग कास्ट के लड़की से भी शादी कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बहुत ही छुआछूत की भावना रहता था। तो उसी पर ये निबंध लिखा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। तो बाबा अम्बेडकर के साथ एक बार ऐसा हुआ था कि जब ये क्लास में जाते थे ना, इनको क्लास पर बैठने नहीं दिया जाता था। क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था। ये क्या करते थे, क्लास के बाहर से ही बैठते, बाहर गेट के बाहर ही बैठते थे, और बाकी सब बच्चे जो है अंदर बैठते थे। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो बाहर बैठते थे, और जो सर पढ़ाते थे वो बाहर से ही अपना पढ़ा करते थे। और एक बार क्या हुआ कि स्कूल में जो है वो जांच करने वाले हैं, यानी चेकिंग जिसे कहते हैं, चेकिंग आए। तो उसमें से एक सवाल कुछ पूछे, जो कि उसी क्लास का सवाल था, उसी सब्जेक्ट से पूछा गया था, उन्हीं के वर्ग के विषय से पूछा गया हुआ था। और उन सभी बच्चों में से कोई नहीं उस सवाल को बता पाया। अब वो जो चेकिंग जो आया था, जो चेकर आया था क्लास को चेकिंग करने की पढ़ाई कैसा चल रहा है, उसको आ गया बहुत गुस्सा। जब गुस्सा आ गया तो फिर लास्ट में जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है उस प्रश्न का जवाब देते हैं। बताइए, जो बाहर बैठकर पढ़ रहा है और जो भीतर बैठ के पढ़ रहा है, कितना अंतर है। आपको ही कहा जाए कि आप बाहर बैठ के पढ़िए, आप तो सबसे पहले पढ़ेंगे ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन उस समय सोचिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो बाहर रहकर पढ़ते थे, और चेकिंग आया तो सबसे पहले जवाब उन्हीं दिए, वही दिए, कोई नहीं दे पाया। तो कुछ इस प्रकार से बड़े ही विद्वान कह सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कि संविधान को
संविधान को बनाने में या संविधान को लागू करने में जो भी कर लीजिए, संविधान को लिखने में या बनाने में जो भी कर लीजिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही संविधान को लिखे हैं। ये जो है बहुत सारे लोगों के संविधान का जो है संविधान बनाने के लिए सभा बनाया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। उसमें से ही एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी संविधान बनाने में योगदान है। तब देखेंगे अगला कि जन्म कहाँ, कब और कहाँ हुआ था। तो जन्म जो है 14 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, याद करिए, याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अब कहाँ में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। अब महू मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का एक गांव है महू, महू एक स्थान का नाम है महू। तो महू मध्य प्रदेश में जो है बाबा साहेब का जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ था, किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? एक दलित परिवार में हुआ था। एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, अगला हेडिंग देखिए, उनके चिंतक व रचनात्मक मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए में दे देगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीसरा में लिख देगा इनमें से सभी। तो यही कुछ ऑप्शन जो कि आपके इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये सब भी आएगा। जन्म निधन तो याद कर लीजिए, एकदम रटिए लीजिए, है कि नहीं? कॉपी पर नोट करके एकदम नोट्स अपना बनाइए, और इन सभी का पीडीएफ जो है हम आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ये आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल से कैसे जुड़ना है? व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। इसके लिए आपको चैनल के डिस्क्लेमर में चले जाना है, यानी अबाउट सेक्शन में, उसमें जा करके आपको व्हाट्सएप चैनल दिख जाएगा। वहां से जा करके आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉलो कर लेना है। उसी व्हाट्सएप चैनल पे आपको इस सभी क्लास का जो कि पीडीएफ फ्री में मिलने वाला है आपको, तो आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ से आराम से नोट कर लीजिएगा। अगर अभी आप नहीं नोट कर पाते हैं क्लास के समय, तो आप बाद में भी क्या कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, नहीं तो हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ जो कि मैं पिन कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का भी, और क्या कहते हैं इस वीडियो का जो, इस क्लास का जो कि पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ दिख रहा है इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। किसमें? कमेंट बॉक्स में। आप वहां से जाइएगा, कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? और वहीं से जा करके व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं उनके चिंतक व रचनात्मक प्रमुख 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो पहला थे बुद्ध, फिर कबीर और ज्योतिबा फुले। अब इसका निधन देख लेते हैं। निधन कब हुआ था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का? तो निधन जो हुआ था वो हुआ था 1956 ईस्वी में, जो कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो आप लोग बढ़िया से याद रख लीजिएगा, ठीक है? और जो चैप्टर को जिस दिन पढ़ाए उसी दिन क्लियर कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए पूरा अच्छी तरीके से, तभी आप दूसरा चैप्टर पढ़िए। नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे फिर पीछे वाला भूल जाएंगे। इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, रिकॉल करना है और रिविजन करते रहना है, ताकि पीछे जब आप, जैसे ही आप 3-4 चैप्टर पढ़े तो पीछे का 3-4 चैप्टर फिर से आप पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं पढ़ लिया छोड़ दिए, एकदम धैर्य है, तो धैर्य नहीं रखना है, एकदम पढ़ना है, नहीं पीछे वाला सबको भी याद करते आना है। और माता जी का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? माता जी का नाम था भीमाबाई, और पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, है कि नहीं? अब जो है इनका विवाह कब हुआ था? तो विवाह जो हुआ था इसका 1906 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसका पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई। क्या था? रामाबाई। अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कितना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माता का नाम है भीमाबाई, याद रखिएगा, माता का नाम क्या है? भीमाबाई, और उनके पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई, जो कि 1906 में उनका विवाह हुआ था रामाबाई के साथ, ठीक है? और इसका एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका विवाह जो है मैट्रिक पास होने से पहले हो गया था। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि जो है मैट्रिक पास होने से पहले ही ब्याह कर लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। इनके ही ना कहिएगा कि हमको जो है कि बाबा साहेब के मार्गदर्शन पे चलना है, तो ऐसा नहीं करना। इसको छोड़कर, ये विवाह वाला अथी को छोड़ करके इन्होंने जो भी चीज किया है उन पर चलिए, वो अच्छी बात है, लेकिन इस पर अभी मत चलिए।
अभी पहले अपना लाइफ सेट कीजिए, उसके बाद इस पर चलना है कि नहीं। तो मैट्रिक देखिए शादी 1906 ईस्वी में किए, कितना में किए 1906 ईस्वी में। 1906 में शादी किए और 1907 में मैट्रिक पास हुए, यानी कि इनका विवाह जो है बहुत ही कम उम्र में हो गया था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि पहले के जमाने में जो है ऐसा ही होता था, यानी कम उम्र में भी शादी करा दिया जाता था। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला हेडिंग देखेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है पहला भाषण सम्मेलन कब किए थे। तो पहला भाषण सम्मेलन कब किए थे, तो 1936 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1936 ईस्वी में लाहौर में किए थे। कहाँ में किए थे, लाहौर में किए थे। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आप लोगों को एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट्स बना लेना है। इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जो कि हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है। अगला देखेंगे विख्यात भाषण इनका कौन कौन है। विख्यात भाषण जो कि है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि किस में था, अंग्रेजी में था। इसको हिंदी में अनुवाद कौन किया, हिंदी में अनुवाद जो है लल्लई यादव किया। कौन किया, लल्लई यादव। कौन किया, लल्लई यादव। अब जो है हम देखेंगे प्रमुख रचनाएं क्या है, प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। हु आर दे, जो कि पहला प्रमुख रचना है। दूसरा है हु आर सुद्राज। फिर तीसरा है द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स। ये सब अंग्रेजी में है। क्या प्रमुख रचना क्या है, अंग्रेजी में है। नाम देख कर ही नहीं लग रहा है। द आर दे, हु आर दे, हु आर सुद्राज, द अनटचेबल। उसके बाद चौथा है द कास्ट इन इंडिया। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आपका द एंड होता है। किसका, किसका द एंड होता है, किसका द एंड होता है प्यारे बच्चों, द एंड होता है। किसका द एंड, किसका होता है, तो लेखक परिचय का। लेखक परिचय का द एंड हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या, निबंध पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि है पढ़ने जा रहे हैं। अब तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या कहा जा रहा है लेखक के द्वारा, ये श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये कि छुआछूत की भावना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब छुआछूत की भावना, इसी सब के बारे में लिखा गया। जातिवाद मतलब जाति के ऊपर, जब मतलब जाति के लेकर भेदभाव करना, तो कुछ इस प्रकार से है कि नहीं। तो इसको पढ़ेंगे निबंध को अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है यह क्या है, यह विडंबना की बात है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है ना। अभी भी गांव घर में देखिएगा कि जहाँ एकदम छुआछूत की भावना है, वो डोम है, वो चमार है, वो ओकरा छू दल के ओकरा छुआछूत की भावना अभी भी गांव में चलता है। लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अब लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। अब तो लोग दूसरे कास्ट से भी शादी कर लेते हैं, लेकिन पहले के जमाना में ऐसा नहीं था। पहले बहुत ही छुआछूत की भावना था। जातिवाद के पोषक की कोई कमी नहीं थी, लेखक का कहना है। इसके अब यहाँ देखिए, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। एक दूगो आधार नहीं, कई आधार से समर्थन करते हैं, है कि नहीं। समर्थन का एक आधार यह कहता है कि, क्या कहता है, यह कहता है कि अनु आनु आपुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए अब जैसे कि क्या कहता है, कार्यकुशल के लिए भी श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, आवश्यक मानता है। क्योंकि जो जिस जाति का है वही काम करेगा। जैसे कि कोई चमार है तो वो चप्पलें सिएगा, जूते पॉलिश मारेगा। जो सोनार है वो खाली सोने बेचेगा, सोने का काम करेगा। जो क्या कहते हैं कुम्हार है वो खाली घैले का माटी का बर्तन बनाएगा। मतलब कि ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो कार्य कुशलता, जो जो काम कर रहा है वही पर, मतलब अब मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं हम वो क्या कहते हैं सुनार वाला काम ना करके कुछ और करे, तो वो नहीं कर सकते क्या, वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहले के जमाने में क्या था, कार्य कुशलता। मतलब जैसे कोई सुनार है तो सुनार वाला काम कर रहा है, उसका दादा वही, उसका दादा वही किया, उसका बेटा वही किया, फिर उसका बेटा भी वही किया, बाप बेटा दादा सब वही काम करते चला आता है। इसी प्रकार से कार्य कुशलता, यानी कि जाति के आधार पर कार्य को बांट दिया गया था, है कि नहीं। अभी भी है, लेकिन अब तो
बहुत कम हो चुका है ये सब चीजें। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है। इसके रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह अच्छे अपेक्षित है। पहली बात क्या अपेक्षित है, तो आगे पढ़ेंगे तो बता रहे हैं। तो आगे क्या है देखिए कि जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा श्रम विभाजन है कि नहीं। एकदम साइज इसको छोटा कर लेते 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं। अपेक्षित है, क्या अपेक्षित है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। आगे देखेंगे क्या कहता है। आगे कहता है कि श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविकता विभाजन नहीं करती। मतलब कि अस्वाभाविकता विभाजन नहीं करती है। मतलब कि लोग जो है वही काम करता चला आएगा, उसका बाबा वही काम करेगा, बाप वही करेगा, बेटबू वही करेगा, पर बेटवा जो होगा वो वही काम करेगा, माने दूसरा काम नहीं कर सकता। पहले की बात है, ऐसा होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब तो बहुत कम होता है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेष विशेष क्या है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ये जो है ना, ये सिर्फ बिहार और भारत में ही ऐसा पाया जाता है, बाकी दूसरे किसी भी कंट्री में नहीं पाया जाता है ऐसा। मतलब कि जो कोई जाति से है, मतलब कोई अमीर है गरीब है उससे कोई मतलब नहीं है। जाति से मैटर करता है कि कौन क्या है नहीं है। पहले की जमाना में ऐसे ही होता था कि जाति पर ही लोग कहता था वो छोट है, वो भरत छुआछूत है कि नहीं, इस प्रकार से होता था। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। जाति प्रथा को यदि एक सेकेंड, जाति प्रथा को यदि क्या कहा जा रहा है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या कहते हैं, जाति प्रथा यानी जाति प्रथा मतलब जो जाति जो कार्य मिला हुआ है वही करता जाए, तो ये श्रम विभाजन का जो है एक स्वाभाविक रूप नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। तो अब आगे कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्णय करने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति की क्षमता तक की सीमा विकसित करे, जिससे वह अपने पैसे का कार्य कर चुनाव स्वयं कर सके। अब किसी को डॉक्टर बनने का मन है, वो है मान के चलिए वो जो है सोनार है, तब वो सोनार वाला काम करने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। माने कि जिसको जिस चीज में रुचि हो उसका चुनाव कर सके, वो स्वयं सक्षम हो सके, उसके मतलब वो सुनार के काम न करके कुछ अच्छा काम करे, कुछ अच्छा मतलब कि अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करे, जिससे कि अपने समाज, अपने भारत, अपने सभी चीजों का क्या कर सके, विकास कर सके। इसीलिए श्रम विभाजन एक आवश्यक रूप नहीं माना जाता है, यही लेखक का कहना है कि नहीं। तो अब देखेंगे चुनाव स्वयं कर सके, इस सिद्धांत, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का क्या कहते हैं, जाति प्रथा का है कि नहीं, जाति प्रथा का दृष्टिकोण यह है कि इससे मनुष्य का क्या कर रहा है, प्रशिक्षण अवश्य उसकी निजी क्षमता का विकास किए बिना दूसरे ही
दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर पर स्तर सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पैसा निर्धारित कर दिया जाता है। मैंने अभी अभी बताया ना कि जो समाज में जैसे लोग आए हैं, जैसे कि उनका पिताजी जो काम कर रहे हैं वही बेटबो करेगा, उसकर बेटवा का बेटवा वही काम करेगा, ओकर बेटवा हुआ फिर वही काम करेगा, यानी कि उसको गर्भे में बचवा है लेकिन ओकर क्या काम है, क्या पेशा है, क्या कार्य करेगा वो गर्भे में निर्धारित हो चुका है। लेकिन अब के जमाना में तो ऐसा है नहीं, है कि ना। अब तो कम हो चुका है, ये सब चीजें कम हो चुकी है, लेकिन पहले ये सब बहुत ज्यादा होता था कि जो जो काम कर रहा है वही करेगा, दूसरा काम कर नहीं सकता। यानी कि वो समझिए खानदानी रूप में उसको वो कार्य मिल जाता था, है कि नहीं। हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला स्लाइड देखेंगे, यानी अगला हेडिंग देखेंगे, है कि नहीं। अगला हेडिंग है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसा में बांध भी देती है। मान के चलिए उसको एक ही पैसा में बांध दिया जाता है, वो कुछ करना भी चाहे, कुछ नया कुछ करना चाहे, कुछ अपने अंदर कुछ नया स्किल लाना चाहे वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बांध दिया जाता है कि नहीं तुमको यही काम करना है। समाज में जो कि पिता करेंगे वही उसका बेटवा करेगा, वही बेटवा फिर उसका बेटवा करेगा, तो यही निर्धारित पहले से ही कर दिया जाता है, जो कि बांध दिया जाता है। वो दूसरा कोई स्किल नहीं कर सकता, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, है कि नहीं। भले ही वह पैसे अनुयुक्त अनुयुक्त का अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, भूखो है भूखे मर जाए, तो यहाँ पे गलत है, भूखे मर जाए। भले ही वह भूखे मर जाए लेकिन उसको वही कार्य करना है जो उसको मिला हुआ है कि नहीं। समाज में बंटवारा कर दिया था कि जो सुनार है वो सोने के काम करेगा, जो चमार है वो चप्पले जूता सिएगा, जो डोम है वो झाड़ुए लगाएगा, है कि नहीं, साफे सफाई का काम करेगा। यानी जो जिसका, है कि नहीं। एक पर जो कुम्हार है वो जो है माटी का बर्तन ही बनाएगा, मतलब कि वो सब काम बांट दिया गया था, जाति के आधार पर जो है कार्य का बंटवारा कर दिया गया था। अब आगे देखेंगे आधुनिक युग में यह स्थिति पराया आती है, आधुनिक युग में यह स्थिति पराया आती है कि नहीं। क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीकी के निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपने पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाएगा। मान के चलिए कि कोई उद्योग है, कोई धंधा तकनीकी नियंत्रण विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन होता है। मान के चलिए जो कार्य मिला है उसको, उसमें वो जो है अपना जो अपना पेट तक नहीं पाल सकता है, उस जो कार्य उसको मिला हुआ है, जो कि जाति के आधार पर कार्य है। जो डोम है वो कबे की, जो डोम है वो झाड़ू लगाएगा, जो कुम्हार है वो बर्तन बनाएगा माटी का, तो उस आधार पर उसको जो है अपना पेट तक नहीं भरा जा सकता है, तो वो उस काम से कैसे कर सकता है। और दूसरा काम न करे तो उसको भूखे मरने के अलावा क्या चारा ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो लेखक का कहना यह है, लेकिन समाज में क्या था कि उसको वही काम करना पड़ेगा, वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता है। तो फिर आगे कहते हैं हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पैसा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति नहीं देती है, यानी कि वो अनुमति ही नहीं देगी, दूसरे कार्य करने के लिए अनुमति ही नहीं देगी। जब भले ही वो काबिलियत हो, भले ही बहुत बड़ा टैलेंट हो, उस बिजनेस को करके भले ही लाख 2 करोड़ पर ले जाए, उस बिजनेस को धंधा को बहुत बड़ा बना दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक उसका पैतृक पैसा जो होगा वही कर सकता है। बाकी कोई धंधा जो कि है वो नया नहीं कर सकता है, जो धंधा उसको विरासत के रूप में मिलेगा वही कर सकता है। आगे देखेंगे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब बताइए ना, जाति प्रथा कैसे नहीं बनेगा बेरोजगारी का कारण।
जो काम वो उसका बाबा किया, उसका बाप किया, उसका बेटा वही करेगा, फिर वह भी वही कर रहा है, तो वो फिर तो वही भव हो गया बात ना। वो उसके अंदर अगर नया स्किल है तो उससे करे ना, तभी तो भारत से बेरोजगारी का खत्मा होगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, समाज में तो करने दिया नहीं जाता है। अब आगे देखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति का प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मुख्यतः स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मतलब उसमें कोई स्वेच्छा नहीं, जो काम है वही करना पड़ेगा। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। माने किसी को डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनना नहीं है, जो आपको काम मिला वही कीजिए, विरासत के रूप में जो आपको कार्यभार मिला हुआ है समाज के बंटवारे के हिसाब से वही करना पड़ेगा। आप नहीं बन सकते हो डॉक्टर, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आपको जो काम मिला वही कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से था पहले, अब तो खैर कम हो गया है। इस आधार पर हम यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और उत्पादन इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवस्वतावन विश्वतावश विश्वातावश करते हैं। ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है मनुष्य की दुर्भावना से प्रेरित रखकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जो मने नहीं लगेगा, जिस काम में आपको मने नहीं लगेगा, उस काम को आप अच्छे ढंग से कर ही नहीं पाइएगा। जिसमें रुचि है उसमें आप जी जान लगा दीजिएगा, उस काम को बढ़ाने में, उसको अच्छा करने में, है कि नहीं। आपको पढ़ने में मने नहीं लगेगा, है कि नहीं, पढ़ने में मने नहीं लगेगा, आप कितना मन लगे थोड़ी लगेगा। इसी प्रकार से इसमें भी बताया जा रहा है कि आप इसमें टालू काम करेंगे, मतलब काम बहुत कम करेंगे, है कि नहीं। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का दिल लगता हो, न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब जहाँ मने नहीं लगा, कहाँ से दिल लगेगा, कहाँ से दिमाग उसमें लगाइएगा कि इसको, इस बिजनेस को या इस कार्य को कैसे बढ़ाएं। लगाइएगा ही नहीं, क्योंकि आपको उसमें मने नहीं लगेगा, है कि नहीं। रुचि के हिसाब से रहेगा तब ना आप दिमाग लगेगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो अच्छा कुछ होने वाला। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है कि नहीं। जाति प्रथा से भी हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणाशील व आत्मशक्ति को दबाकर उसे अस्वाभाविक निर्भरों से जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। माने कि कोई व्यक्ति कुछ करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता है कि नहीं, उसकी आत्मशक्ति को दबा दिया जाता है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, अब ये लास्ट स्लाइड है, इसको देख लेते हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं। आदर्श समाज की अवधारणा स्वतंत्र, समानता और भाईचारे पर आधारित होगी। जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों की विरोध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्र समाज, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है। प्राकृत अर्थात भाईचारे के किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी व्याप्त परिवर्तन समाज में एक छोटे से दूरस्थ छोटे तक संचालित हो सके। ऐसे समाज में सबका भाग होना चाहिए, तब सबको उनकी सुरक्षा की प्रति सजग रहना चाहिए। सामूहिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे
का यही वास्तविक रूप है। माने कहा जा रहा है भाईचारे का रूप इस प्रकार से होना चाहिए जैसे दूध में पानी का मिश्रण हो जाए, उसी प्रकार से भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए इस समाज में। इस प्रकार से लेखक का कहना है कि नहीं। यह और इसी का दूसरा रूप लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र का मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें वह आपस में रखकर अपने संदेहों में प्रति श्रेष्ठ व सम्मान का भाव होते हैं, भाव हो, है कि नहीं। तो इसी ये अब निबंध यहीं पर क्या होता है, यहीं पर द एंड हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यह निबंध द एंड हो जाता है, द एंड हो जाता है। तो अब अगले क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव, अगले क्लास में क्या कराएंगे, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करा देंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस निबंध को आप लोग किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। वैसे तो मैं समझा दिया हूँ और आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इस लेखक परिचय को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और इस निबंध को एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको कमेंट में पिन कर दी है, इसका पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप लोग क्या कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास, जो कि इसी चैप्टर का होगा। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।